नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लगातार भारत के संविधान पर जो सीरीज चल रही है, उसमें अनेक दोस्तों का बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और इसी सीरीज के क्रम में जो भारत के संविधान के अंतर्गत है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। और इस भाग को दोस्तों प्रत्येक नागरिक को समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस भाग के द्वारा आपका मन मस्तिष्क अपने अधिकारों के प्रति और भी सजग होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का संविधान के भाग 3 के बारे में, जो कि बताता है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और ये ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक भारत के नागरिक को मिले हुए हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 है वो बताता है परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो दोस्तों, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। और हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, जिसका दोस्तों क्लोज 1 कहता है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। क्लोज 2 कहता है दोस्तों, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाएगी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो क्लोज 2 है, इसमें साफ तौर से बोल दिया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि राज्य कोई नियम बनाता है लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो वो जहां तक फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा वहां तक वो शून्य मानी जाएगी। यानी कि राज्य को भी शक्ति नहीं दी गई है कि वो मूल अधिकारों का हनन करे। अब दोस्तों बात करेंगे क्लोज 3 की। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, सब क्लोज ए कहता है, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। सब क्लोज बी कहता है दोस्तों, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। अब दोस्तों इसमें क्लोज 4 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे समता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है, विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों इसमें बता दिया गया है कि समानता किसी भी स्थिति में राज्य को रखनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका दोस्तों क्लोज 1 कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्लोज 2 कहता है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, इसका सब क्लोज 1 कहता है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या सब क्लोज बी कहता है, पूर्णतः
या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। दोस्तों, इसका क्लोज 3 कहता है, इस अधिनियम की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। क्लोज 4 कहता है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। क्लोज 5 कहता है दोस्तों, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लोज 6 की। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को, जिसका सब क्लोज ये कहता है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और सब क्लोज बी कहता है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। स्पष्टीकरण में दोस्तों बताया गया है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएं। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की सम्मता। यानी कि दोस्तों, इसमें जो लोक नियोजन है उसके विषय में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो अवसर होगी, उसकी समता के बारे में अनुच्छेद 16 में बताया गया है, जिसका दोस्तों क्लोज 1 कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। क्लोज 2 कहता है दोस्तों, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। इसका क्लोज 3 कहता है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी संघ या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। अब दोस्तों इसका क्लोज 4 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लोज 4A की, यानी कि 4A। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है,
राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। दोस्तों क्लोज 4 बी कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 ए के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लोज 5 की। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। और दोस्तों क्लोज 6 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। दोस्तों देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें काफी समस्याएं पहले आजादी से पहले और संविधान के लागू होने से पहले हमने देखी भी हैं। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 17 है ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की जिसमें बताया गया है उपाधियों का अंत, जिसका क्लोज एक कहता है राज्य सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों इसमें साफ तौर बता दिया गया है कि जो राज्य है वो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और दोस्तों क्लोज 2 कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्लोज 3 कहता है दोस्तों कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों क्लोज 4 कहता है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों जो अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों के संबंध में बात करता है उसमें राज्य को और महामहिम राष्ट्रपति जी की शक्तियों को बहुत ही तवज्जो देता है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। तो दोस्तों आज हमने भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक हैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है दोस्तों। और मैं यही कहूंगा दोस्तों आपसे पुनः कि ये जो वीडियोस है इनको आपने बार बार देखना है ताकि कई चीजें हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें हिंदी की क्लिष्टता भी है, तो इसलिए आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। और हमने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियां ही प्रदान की हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा जो कि मिशन लीगल अवेयरनेस पर ही काम कर रहा है और अनेक जो हमारे एक्ट्स हैं उनके संबंध में आपको जानकारियां प्रदान कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इनको अपने प्रियजनों में अपने मित्रों में पहुंचाएं ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।